Hello, students. I am again with you with my lecture on Richard Steele's Spectator Club. Okay, students. तो हम लोगों ने रिचर्ड स्टील का स्पेक्टेटर क्लब जो एक बड़ा ही फेमस एस्से है उनका उसको पढ़ना स्टार्ट किया था और शायद हम लोगों ने पहला कैरेक्टर डिस्कस कर लिया था, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो द स्पेक्टेटर क्लब एस्से है एक पीरियोडिकल एस्से है, आपको पता है रिचर्ड स्टील का लिखा हुआ। तो देयर आर 6 मेंबर्स आर देयर इन दैट क्लब एंड द एम ऑफ रिचर्ड स्टील इज हियर कि बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ स्टाइल एंड द मैनर ऑफ लाइफ of those 6 characters he want to represent the society, because all these 6 characters belongs to different class of society, different cadre of the society। जो 18th सेंचुरी की वास्तविक स्थिति रही है, किस तरीके का वहाँ का समाज रहा है, किस तरीके की स्थितियाँ वहाँ रही हैं, तो कहीं न कहीं उसकी सच्चाई को दिखाने के लिए अपने व्यंग विधा में लिखे गए एसेस के माध्यम से रिचर्ड स्टील ने ये प्रयास किया कि आप उस समाज के चेहरे को देख सकें, और उसके लिए उन्होंने 6 कैरेक्टर्स को चुना और वो 6 कैरेक्टर 6 डिफरेंट फील्ड से हैं, माने दे आर रिप्रेजेंटिंग दियर क्लास ऑफ सोसाइटी। वो 6 अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और उनके कैरेक्टर को, उनकी लाइफ को, उनकी जीवन शैली को दिखा करके रिचर्ड स्टील का टारगेट है कि एक सोशल रिप्रेजेंटेटिव के पूरे जो दायित्व हैं एक साहित्यकार के रूप में, उसको वो पूरा करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि 18th सेंचुरी में क्या कंडीशन थी सोसाइटी की। तो उसके लिए उसने एक पीरियोडिकल एसे लिखा, द स्पेक्टेटर क्लब, जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं आज। और उस स्पेक्टेटर क्लब में कितने मेंबर हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको बता दिया था 6 मेंबर वर देयर। एंड अबाउट द फर्स्ट मेंबर आई थिंक वी ऑल हैव स्टडीड वेल। मेरे ख्याल से पहले कैरेक्टर के बारे में, पहले मेंबर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें जान ली हैं। ओके, द जेंटलमैन नेक्स्ट इन esteem and authority among us is another bachelor। नाउ स्टूडेंट्स, स्टील कहता है कि नेक्स्ट मेंबर ऑफ आवर क्लब इज अनदर बैचलर। रिचर्ड स्टील कहता है कि हमारा जो स्टूडेंट्स जो क्लब बना हुआ है, रिचर्ड स्टील इज सेइंग कि जो मेरा क्लब है, जिस क्लब को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, स्पेक्टेटर क्लब नाम दिया है, उस क्लब में बेसिकली 6 मेंबर्स में से जो दूसरा मेंबर हमारा है वो भी एक बैचलर है। तो इस लाइन से एक चीज़ क्लियर हुई, जो लोग पहला लेक्चर नहीं शायद सुन पाए होंगे, कि जो पहला मेंबर था रोजर डी कवर्ली, वो भी बैचलर था। अगर आप से पूछा जाए कि क्यों बैचलर था, कैसे, तो आपको शायद याद होगा, 60 क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कि ही वॉज नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डेड इन द लव विथ अ विडो वुमेन। उसको प्रेम में सही प्रत्युत्तर नहीं मिला था एक विधवा महिला से, जिस कारण वो पूरी लाइफ जो है एक बैचलर की लाइफ जीता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो दूसरा मेंबर है इस ग्रुप का वो भी एक बैचलर है, मीन्स अनमैरिड है। द जेंटलमैन नेक्स्ट इन स्टीम एंड अथॉरिटी एमंग अस इज अनदर बैचलर हु इज मेंबर ऑफ इनर टेम्पल। वो कहाँ रहता है? इनर टेम्पल जो जगह है, बेसिकली इनर टेम्पल में सारे के सारे जो लॉयर्स हैं वो रहते हैं, जो कानून का अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। तो वो वहाँ रहते हैं इनर टेम्पल में, तो वहीं का वो मेंबर है, वहीं रहता है वो, राइट। ए मैन ऑफ ग्रेट प्रॉबिटी विट एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड ही इज मैन ऑफ ग्रेट प्रॉबिटी अंडरस्टैंडिंग एंड विट। तो यहाँ पर रिचर्ड स्टील कहता है कि वो व्यक्ति
जो हमारा दूसरा मेंबर है, दूसरा कुंवारा मेंबर है हमारे ग्रुप का, वो बड़ा ही बुद्धिमान और प्रेजेंस ऑफ माइंड का आदमी है, राइट। मैन ऑफ रीज़न है, ही इज़ अ मैन ऑफ रीज़न, बुद्धिमान और चपल बुद्धि का है, तेज प्रखर बुद्धि का है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको सटायर समझना होगा, किस तरीके से व्यंग करने का प्रयास किया है। कहता बट ही हैज चूजन हिज place of residence rather to obey the direction of an old humorous father than in pursuit of his own inclinations. Students, Richard Steele is telling here about this member that actually my second bachelor, the second member of Spectator Club, is staying here in this inner temple to follow the orders of his father. Means this is his father's desire, and following the orders of his father, he is compelled to stay here. His personal liking is not this place. The surrounding of this place, most probably, doesn't liked by this very man, the second member. मुझे लगता कि यह स्थान इस सेकंड मेंबर को पसंद नहीं है, यहाँ रहना वो नहीं चाहता है, लेकिन चूंकि वो अपने पिताजी की बातों को मानता है तो अपने पिताजी के दबाव में यहाँ रह रहा है, राइट। टी.एस. रिचर्ड स्टील कहता है कि बट ही हैज चूजन हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मीन्स सेकेंड मेंबर है चूजन दिस पर्टिकुलर प्लेस इन अ टेम्पल, तो रादर टू ओबे द डायरेक्शन ऑफ हिज ओल्ड ह्यूमरसम फादर। अपने पिताजी के आदेश के कारण, उनके पिताजी ने कहा कि जाके वहां पढ़ाई करो, इसलिए वो रह रहा है वहां पर। देन इन परस्यूट ऑफ हिज ओन इंक्लिनेशन, हिज पर्सनल इंटरेस्ट इज नॉट देयर। उसकी अपनी रुचि नहीं है इस स्थान में आने में, लेकिन उनके पिताजी का आदेश है कि जाके वहां रहो, लॉयर्स के साथ रहो, लॉ की स्टडी करो, इसलिए वो यहाँ पे आया हुआ है और हमारे क्लब का मेंबर भी बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, जिस व्यंग की मैं बात कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आप इस रूप में देख सकते हैं कि हमारे आपके बीच में भी तमाम सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका इंटरेस्ट दूसरी जगह होता है, वो चाहते कुछ दूसरा करना है बट उनको करना कुछ दूसरा पड़ता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं खुद स्टार्टिंग से ही कभी भी साइंस नहीं पढ़ना चाहता था, बिकॉज ना मुझे साइंस में कोई इंटरेस्ट था, मेरा हमेशा इंटरेस्ट लिटरेचर में रहा, तो ना तो मेरा साइंस में कोई इंटरेस्ट था, और दूसरी चीज़ ना मुझे बहुत आता ही था साइंस का सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, ये चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आती थी। बट फैमिली का प्रेशर रहा स्टार्टिंग में कि हम लोगों को अपना इंटरमीडिएट साइंस में ही करना पड़ा। तो इसी तरीके से तमाम सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो अपने बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ाती हैं। माने लगता है जैसे उनके गार्जियन पढ़ रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स कम पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे कम पढ़ रहे हैं। पता लगेगा बच्चा करना कुछ ज़्यादा, वो म्यूज़िक में उसका इंटरेस्ट है, या हो सकता है उस स्टूडेंट्स का पर्सनल इंटरेस्ट सिंगिंग में हो, बट घर के लोग उसको आईएएस बनाने के लिए इलाहाबाद भेज देंगे, तो वहाँ भी कमरे में बैठ के गाना गाएगा। जब वहाँ वो अकेला हो गया है पूरी तरीके से, घर के लोग पैसा भेज रहे हैं, सुबह शाम फ़ोन करके पूछ रहे हैं पढ़ाई चल रही कि नहीं, तो आराम से कमरे में लाके हारमोनियम रख लेगा, गिटार रख लेगा, गाना गाएगा, पढ़ाई थोड़ी ना करेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ अपने यहाँ भी हैं कि बहुत सारे, अच्छा तमाम सारे बच्चे इस बात को बताते भी हैं
कि यार एक्चुअली मेरा मन उन नहीं लगता है, फालतू हमारे जो पिताजी हैं वो ज़बरदस्ती हमको जो है करवा रहे हैं। तो ये उन्हीं कैटेगरी का स्टूडेंट रहा है कि ही इज़ देयर विथ द लॉयर्स, वो वकीलों के बीच में है। जो वकील जहाँ रहते हैं, जिस कॉलोनी में, जिस बिल्डिंग में, उस स्थान पे ये रहता है तो केवल अपने पिताजी के आदेशों के कारण रहता है। इनके पिताजी क्या की इच्छा है कि मैं वो वहाँ रहे, तो इसलिए वो रहता है। बाकी उसका पर्सनल इंक्लिनेशन, पर्सनल कोई इंटरेस्ट इस तरह का वहाँ रहने का नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे। बट ही हैज चूजन हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस rather to obey the direction of an old humorsome father than in pursuit of his own inclinations. राइट? उनके पिताजी की इच्छा है कि वो ऐसा करें। पता लगता है कि तमाम सारी घटनाएं ऐसी घटती है कि पता लगता है कि लड़के का इंटरेस्ट नहीं, लेकिन पिताजी चाहते हैं लड़का आर्मी में जाए। अब पता लगेगा सुबह सुबह उसको उठा दे रहे, दौड़ाए पड़े हैं एकदम से। तो लड़का कहता है कि किसी ने पूछा कि जो है भाई आप क्यों अपने लड़के को जो है वो आर्मी में, वो क्यों इतना दौड़ा रहे हैं, क्यों इतना मेहनत करवा रहे हैं? तो कहता है मैं अपने लड़के को जो है वो सेना में, मुझे आर्मी बहुत पसंद है। तो तो प्रश्न ये उठता है कि भाई तुमको आर्मी बहुत पसंद है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे लड़के को भी पसंद है तो अपनी पसंद उसके ऊपर थोप दोगे। नहीं जाना चाहता है वो आर्मी में, वो सर्विस मार्केटिंग की करना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो टीचर बनना चाहता है, तो काहे आर्मी में भेज रहे हो? राइट? तो सवाल ये है कि वी मस्ट नॉट जस्ट अप्लाई आवर पर्सनल इंटरेस्ट ऑन आवर चिल्ड्रन, right? But here the condition is different, and satirically Richard Steele wanted to just tell you कि our second member was of that category when someone has to follow the orders of his olds. लोगों को तमाम ऐसी चीज़ें थी जहाँ पढ़ाई लिखाई में उनको अपने जो पेरेंट्स चाहते थे वो पढ़ना पड़ता था। पढ़ाई लिखाई को लेकर के उनको इतनी फ्रीडम नहीं थी कि आपका इंटरेस्ट क्या है इससे नहीं मतलब है, लेकिन आप एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जहाँ जो पेरेंट्स कहेंगे होगा वही। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे समझ गए होंगे। But he had chosen his place of residence rather to obey the direction of an old humorous father than in pursuit of his own inclinations. He was placed there to study the law of the land. उसको वहाँ उसके पिताजी भेजे थे कि जाके जो भूमि के कानून हैं, ज़मीन जायदाद से संबंधित कानून हैं, खारिज दाखिल का कानून है, ज़मीन कैसे खरीदी जाती है, पट्टा कैसे होता है, वसीयत कैसे होती है, इन चीज़ों के कानून का अध्ययन करने के लिए भेजा था। हो सकता है उनके पिताजी थोड़ा कलाकार टाइप के रहे हों, ज़्यादा मुकदमा लड़ने वाले, ज़मीन वमीन कब्जा करने वाले। तो सोचे हो कि यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही थी, एक लड़का पहले भेज दो कानून का अध्ययन करे, और हम यहाँ रंगबाजी करें गाँव में। ही वॉज प्लेस्ड देयर टू स्टडी द लॉ ऑफ द लैंड। तो हमारा जो सेकंड मेंबर है हमारे क्लब का, उसको उसके पिताजी ने यहाँ क्या चीज़ पढ़ने के लिए भेजा था कि जाके तुम जो ज़मीन जायदाद से संबंधित कानून है, यू आर सपोज टू स्टडी दैट एंड इज मोस्ट ऑफ द लर्नड ऑफ एनी ऑफ द हाउस इन दोज ऑफ स्टेजेस। और उन दिनों वो चाहता था कि इन दिनों किसी के घर में भी इस तरीके के विद्वान न हो जिस तरीके की विद्वता तुम प्राप्त करो। ओके, वो चाहता था कि उसका जो लड़का है वो सबसे अधिक विद्वान उस क्षेत्र का बने। राइट? क्लियर? क्योंकि वो स्वयं उस टाइम अपने अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता था, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उसका पिता। तो वो चाहता था कि उस स्टेज पर मोस्ट लर्नड ऑफ एनी ऑफ द हाउस इन दोज ऑफ स्टेज, सबसे ज़्यादा बुद्धि उसके पास हो। ही मस्ट बी द मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज।
उसके पास सबसे ज़्यादा जानकारी इकट्ठा हो सके इस तरह के कानूनों की। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता है कि एरिस्टोटल एंड लॉन्जिनस आर मच बेटर अंडरस्टूड बाय हिम देन लिटलटन और कोक। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि एरिस्टोटल और लॉन्जिनस ये फिलोसफर्स और क्रिटिक हैं, दार्शनिक और आलोचक हैं। माने आप ये कह सकते हैं कि ये साहित्य की विधा से जुड़े हुए लोग हैं। ये दो नाम, एरिस्टोटल एंड लॉन्जिनियस। और नीचे जो लिटलटन और कोक हैं, ये कानून के विद्वान हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि रिचर्ड स्टील कहता है कि हमारा जो सेकंड मेंबर है वो एरिस्टोटल एंड लॉन्जिनस आर मच बेटर अंडरस्टूड बाय हिम देन लिटलटन और कोक। वो जो सेकंड मेंबर है उसको लिटलटन और कोक जैसे कानून के विद्वानों से अधिक समझ में आते थे एरिस्टोटल एंड लॉन्जिनस, जो कि साहित्यकार या साहित्य विधा से जुड़े हुए लोग थे, दर्शन से जुड़े हुए लोग थे, फिलॉसफी से जुड़े हुए लोग थे। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि उसको कानून के विद्वानों में बिल्कुल रुचि नहीं थी। कानून के विद्वानों की बातें उसे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, और समझ में क्या आती थी, एरिस्टोटल और लॉन्जिनस जैसे जो फिलोसफर्स थे उनको समझना उसके लिए ज़्यादा आसान था। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट जहाँ पर होगा, मेरे ख्याल से वो चीज़ें उसको बेहतर समझ में आएंगी। इन लाइनों से ये प्रूव हो रहा है कि एरिस्टोटल एंड लॉन्जिनस आर मच बेटर अंडरस्टूड। उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आते थे एरिस्टोटल और लॉन्जिनस, किसकी अपेक्षा, लिटलटन और कोक की अपेक्षा उसको ज़्यादा समझ में कौन लोग आते थे, एरिस्टोटल और लॉन्जिनस। तो इससे एक चीज़ सिद्ध होती है कि उसको जिस कार्य के लिए भेजा गया है, जिन लोगों की स्टडी करने के लिए भेजा गया है, वो लोग उसको नहीं समझ में आ रहे हैं। जिस पढ़ाई को पढ़ने के लिए उसके पेरेंट्स ने यहाँ पे उसको भेजा है, वो विषय और वो लोग वो नहीं पढ़ पा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि उसका इंटरेस्ट उनमें नहीं है, और उसमें चूंकि उसका इंटरेस्ट फिलॉसफी में है, लिटरेचर में है, साहित्यिक चीज़ों में है, दर्शन में है, इसलिए उसको जो दार्शनिक हैं वो अच्छे से समझ में भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स, बड़ी उपयोगी पंक्तियां हैं ये, ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड मेंबर है तो वो यहाँ पे लॉ की स्टडी करने के लिए भेजा गया है, लेकिन लॉ उसके समझ में नहीं आता है। ओके, लिटलटन और कुक जैसे लोग उसके समझ में नहीं आते हैं। रीज़न ये है, जबकि उसको पढ़ना इन्हीं को चाहिए, क्योंकि इन्हीं को पढ़ने के लिए आया है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि इन लोगों का अध्ययन वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती उसके पिताजी इनका अध्ययन करवा रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें उसके समझ में नहीं आती हैं। और उसकी समझ में जो लोग आते हैं वो उसके इंटरेस्ट के हैं, जैसे उसकी समझ में एरिस्टोटल और लॉन्जिनस आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि आप लोगों के समझ में वही चीज़ें आएंगी जिनमें आपका निजी इंटरेस्ट होगा। अगर घर के लोग ज़बरदस्ती कोई विषय या कोई स्ट्रीम पढ़ाने लगेंगे तो वो आपके समझ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स? अच्छा, वन थिंग इज़ रिमार्केबल हियर कि उसका फादर टाइम टू टाइम ये चेक भी करता रहता है कि उसका लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या करता है, द फादर सेंड्स अप every post questions relating to marriage articles, leases, and tenures in the neighborhood, all which questions he agrees with an attorney to answer and take care of in the lump. Richard Steele is saying the father sends up every post questions relating to marriage articles. उसका जो पिता है वो टाइम टू टाइम हमारे इस मेंबर के पास तमाम प्रकार के प्रश्न भेजता रहता है। क्या भेजता रहता है?
प्रश्न भेजता रहता है, क्वेश्चन भेजता रहता है वहाँ गांव से कि एक काम करो जाओ, वो प्रश्नों को भेजता रहता है इस उद्देश्य से कि आप टेस्ट कर सकें उसके लड़के को कि उसका लड़का जो है वो पढ़ लिख रहा है कि नहीं पढ़ लिख रहा है, इसलिए वो तमाम प्रकार के प्रश्न भेजता रहता है। यहाँ रिचर्ड स्टील कुछ सब्जेक्ट्स का जिक्र करता है कि जिन सब्जेक्ट्स पर अक्सर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके पिताजी के द्वारा, तो वो मैरिज आर्टिकल जैसे शादी से संबंधित तमाम सारे मामले हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स शादी से संबंधित हैं, या लीजित ज़मीन से संबंधित जो किराए पे ज़मीन ली जाती है, टेन्योर्स किसी चीज़ का जो समय पूरा हो जाता है तो उससे संबंधित जो कानून हैं, तो इन सब से संबंधित चीज़ें वो अपने आसपास से, पास पड़ोस से इकट्ठा करके ऐसे मामले और अपने लड़के के पास भेजता है कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा या इससे संबंधित नियम कानून क्या है। तो इससे दो उद्देश्य होते हैं। हिज फादर फर्स्ट वांट टू जस्ट बूस्ट, वो थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट भी करना चाहता है अपने आसपास कि देखो मेरा लड़का कानून का इतना बड़ा जानकार है, और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि वो ये भी टेस्ट करता रहता है इसी माध्यम से कि लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ओके, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि तुम डाल डाल तो हम पात पात, उसका लड़का कानून में बिल्कुल रुचि नहीं रखता है, ना कानून की उसको कोई जानकारी है, लेकिन वो अपने पिताजी के सारे सवालों का जवाब देता है। कैसे देता है? इन द नेबरहुड ऑल विच क्वेश्चंस ही एग्रीज विथ एन अटॉर्नी टू आंसर। वहाँ उसके पिता जिससे प्रश्न पूछते हैं, यहाँ वो क्या करता है कि यहाँ एक वकील सेट कर लिया है, राइट, और उससे वो उत्तर ले करके वहाँ उत्तर भेजता भी है। माने उसके पिताजी वहाँ से दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस वहाँ से भेजे जाएं, तो यहाँ इसने एक वकील सेट कर रखा है और उन सारे प्रश्नों का उत्तर उस वकील के माध्यम से दिलवा देता है। ओके स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ रही होगी हमारी बात कि एक आप ये समझ सकते हैं कि सोशल रिप्रेजेंटेशन बहुत सटीक है, राइट, कि यहाँ से कितना भी जो जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं या जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं, जो बाहर हॉस्टलों में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो उनके बारे में आप सही जानकारी यहाँ रह करके इकट्ठा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितना आप दिमाग लगाते हैं, अरे भाई फ़ोन करने से मुंह थोड़ी महकता है फ़ोन पे। मुझे तो नहीं लगता कि अगर आप फ़ोन करके अपने बच्चे के हाल चाल ले रहे हैं तो पता चल जाएगा कि उसने क्या खाया है क्या पिया है। तो आप जितना दिमाग यहाँ लगाते हैं उससे तगड़ा दिमाग वहाँ लगाए बैठे रहते हैं। तो रिचर्ड स्टील कहता है कि माई जो सेकंड मेंबर ऑफ माई क्लब इज़ अ बैचलर एंड ही इज़ देयर इन इनर टेम्पल टू स्टडी लॉ, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज फादर्स डिज़ायर। ये उसने पिताजी की डिज़ायर से कर रहा था, इसलिए ही टुक नो इंटरेस्ट इन लॉ, रादर ही वॉज इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड फिलॉसफी। उसका पूरा ध्यान दर्शन और साहित्य में था। उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट, किसी भी तरह का इंटरेस्ट, जरा सा भी कोई इंटरेस्ट उसको किस में नहीं था, लॉ में नहीं था। और टाइम टू टाइम उसके पिताजी तमाम सारे प्रश्न उसके पास भेजते थे अपने आसपास से, ज़मीनों से संबंधित, शादी विवाह से संबंधित तमाम सारे प्रश्न भेजते थे। तो चूंकि इन प्रश्नों की जानकारी तो उसको होती नहीं थी, कानून में बिल्कुल भी उसको रुचि नहीं थी, न जानकारी थी, तो उसके लिए उसने क्या कर रखा था कि यहाँ पे एक अटॉर्नी सेट कर लिया था, यहाँ एक कानून का जानकार सेट कर लिया था अपना, और उससे क्या करता था, उससे उन सारे प्रश्नों का उत्तर वो भिजवा देता था। उधर पिताजी भी संतुष्ट रहते थे कि मेरा लड़का तो कानून के जो जो भी प्रश्न पूछो सारे के सारे उत्तर वो भेज देता है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली दिस वाज द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। मीन्स फॉल्सहुड वाज ऑन एक्सटेंट। जो झूठ का वातावरण था 18वीं शताब्दी में, झूठा दिखावा करने का जो वातावरण था वो अपने शिखर पर था, राइट। तो उन चीज़ों को दिखाने का प्रयास करता है आपको रिचर्ड स्टील। आगे रिचर्ड स्टील कहता है, ही इज स्टडिंग द पैशंस देमसेल्व्स। द सेकेंड मेंबर ऑफ दिस क्लब यूज्ड टू स्टडी पैशंस।
वो भावनाओं का अध्ययन कर रहा था। भावनाओं का अध्ययन स्टूडेंट्स पोइट्री में किया जाता है, साहित्य में किया जाता है। प्रेम, दया, करुणा, मुदिता, ये सारे जो भाव होते हैं, संयोग वियोग जैसी भावनाएं होती हैं, ये सब चीज़ें साहित्य के विषय हैं। ये सब चीज़ें आपको लिटरेचर में देखने के लिए मिलेंगी, कविताओं में देखने के लिए मिलेंगी। दर्शन के विषय हैं ये सब, राइट, साहित्य के विषय हैं। तो रिचर्ड स्टील कहता है कि क्या करता था वो पूरी तरीके से भावनाओं की स्टडी करने में लगा हुआ था। ही वॉज स्टडिंग वॉट? इमोशंस, पैशंस, फीलिंग्स, उसका अध्ययन चल रहा था मानव भावनाओं पर, मनुष्य के भावनाओं के आवेगों पर, अनुभूतियों पर उसका अध्ययन चल रहा था। और ये सारे विषय किस सब्जेक्ट के विषय हैं? दर्शन के विषय हैं, साहित्य के विषय हैं, कविता के विषय हैं, राइट। तो ही इज स्टडिंग द पैशंस देमसेल्फ when he should be inquiring into the debate among men which raises for them। जबकि उसको करना क्या चाहिए था? उसको डिबेट्स में हिस्सा लेना चाहिए था। चूंकि वो कानून की पढ़ाई कर रहा था, उसको वकील बनना था, उसको विधि का वेत्ता बनना था, तो उसको अध्ययन करना चाहिए था when he should be inquiring into debates, जो डिबेट्स होती हैं, राइट, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, या लोगों से तमाम सारे लॉजिकल रीजनिंग वाली बातें होती हैं, ऐसे लोगों के साथ उसको रहना चाहिए था। क्योंकि आप कानून के पेशे में जाएंगे, लॉ के फील्ड में जाएंगे, तो आपको जिरह करना, बहस करना, डिबेट करना, रीजनिंग करना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो इसलिए उसके पेशे के हिसाब से ही मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन रीजनिंग एंड डिबेट्स। लेकिन वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना होकर के किन चीज़ों में इन्वॉल्व होता था? उसका टोटल इन्वॉल्वमेंट जो होता था वो होता था केवल और केवल इमोशनल स्टडीज़ में, स्टडीज़ ऑफ फीलिंग्स, वो भावनाओं का अध्ययन करने में लगा था। वो लोगों की जो अंतःकरण के विचार होते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन, प्रेम का अध्ययन करने में लगा था, राइट, संबंधों का अध्ययन करने में लगा हुआ था, जो साहित्य के विषय हैं। ओके स्टूडेंट्स, he knows the arguments of each of the orations of Demosthenes and Tully। He knows the arguments of each of the orators of Demosthenes and Tully। वो डेमोस्थनीज और टुली जैसे विद्वानों के द्वारा किए गए आर्गुमेंट्स को अच्छी तरीके से जानता था। किन चीजों को स्टूडेंट्स? डेमोस्थनीज एंड टुली। डेमोस्थनीज और टुली जैसे लोगों की जो विचार हैं, जो उनकी डिबेट्स हैं, जो उनकी रीजनिंग है, उन चीजों के बारे में वो ज्यादा जानता था। ओके, उन चीजों की जानकारी उसको अधिक थी। क्लियर? उनकी लाइफ को ज्यादा जानता था वो। क्यों? क्योंकि ये लोग फिलॉसफी से जुड़े हुए लोग थे, राइट। बट नॉट वन केस इन द रिपोर्ट्स ऑफ ओन कोर्ट्स। लेकिन अपने जो न्यायालय हैं, उनके किसी रिपोर्ट की, किसी भी केस की जानकारी उसको नहीं थी। क्यों? मैंने शुरू में बता दिया आप लोगों को, क्योंकि उसको कोर्ट कचहरी, न्यायालय, कानून में इंटरेस्ट था ही नहीं। वो केवल कानून के नाम पे यहाँ इसलिए हॉस्टल में पड़ा हुआ था क्योंकि उनके पिताजी उसको कानून वेत्ता वकील बनाना चाहते थे। स्टूडेंट, शायद आप बेहतर समझ रहे होंगे कि इस तरीके की कंडीशन तमाम सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है। कि पता लगता है लड़का क्रिकेटर बनना चाहता है, घर के लोग मार पीट के उसको इलाहाबाद भेज दिए हैं कि जाओ पीसीएस की तैयारी करो। तो जाने के बाद वहाँ भी क्रिकेटर खेलेगा कौन? आप देखने जा रहे हैं, फ़ोन करेंगे, पढ़ रहे हो? हाँ पापा, अभी तो सोए ही नहीं, 2 दिन से लगातार पढ़ ही रहे हैं, राइट। तो वो उसकी कंडीशन यही है कि ही नोज द आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ ओरेशंस ऑफ डेमोस्थनीज एंड टुली।
बट नॉट वन केस इन द रिपोर्ट्स ऑफ आवर ओन कोर्ट्स। उसके अपने कोर्ट में जहां वो रहता है, उन कोर्ट्स की स्टडी उसको बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं जानता है। वो कानून के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं, किसी केस के बारे में वो एक लाइन भी नहीं जानता है। उसको तो डेमोस्थनीज और टुली की व्याख्यान याद है। ओके स्टूडेंट्स, नो वन एवर टुक हिम फॉर ए फूल। उसे कोई लेकिन बेवकूफ नहीं समझ सकता है। माने ही मेंटेन्स हिमसेल्फ इन सो एक्सीलेंट एंड नाइस वे यू कैन नॉट जस्ट रिसीव हिम एज अ फुलिश वन। उसको आप बेवकूफ नहीं समझ सकते हैं, वो पर्याप्त बुद्धिमान है, पर्याप्त समझदार है। राइट? नो वन एवर took him for a fool, but none except his intimate friends. Right? Clear? केवल उसके मित्रों को छोड़ करके, अर्थात जो उसके करीब हैं, उसकी सच्चाई केवल वही जान सकते हैं। बाकी देखने में आप उनको ये नहीं समझ सकते हैं कि बेवकूफ आदमी है वो। राइट? नो ही हैज ए ग्रेट डील ऑफ विट। ना तो उसे आप बहुत बुद्धिमान ही समझ सकते हैं। माने रिचर्ड स्टील इज सेइंग कि नाइदर यू कैन एडमिट हिम एक्सेप्ट हिम एज अ फूल, नॉर यू कैन एडमिट हिम कंसीडर हिम एज अ मैन ऑफ विट एंड अंडरस्टैंडिंग। वो इस तरीके का आचरण करता है कि न उसे आप बहुत बेवकूफ समझेंगे और ना ही आप उसे बहुत बुद्धिमान ही समझेंगे। राइट? ये सच्चाई अगर कोई जानता है तो केवल और केवल उसके दोस्त जानते हैं, उसके साथी जानते हैं। स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। ये लड़के अपने माता पिता से दूर हॉस्टलों में क्या करते हैं, जहां उनको भेज दिया जाता है। वहां से जब लौट के आते हैं गांव या अपने पेरेंट्स के पास, तो ऐसा एक्टिंग करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पूरी की पूरी किताबें एकदम चाट के चले आए हैं। ऐसा दिखावा करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, वो एकदम पूरी तरीके से उसी में रचे बसे नजर आते हैं। लेकिन वो कितनी मेहनत करते हैं, बीटेक की लैब में बैठ करके वो क्या करते हैं, कितनी स्टडी करते हैं। वो चीजें तो उनके जो दोस्त हैं, उनके साथी, उनके क्लोज हैं, वो जान सकते हैं कि कभी नहाता नहीं है ये, अपने सॉक्स में भी डिओड्रेंट मार लेता है। राइट? only his friends know it well. तो here Richard Steele says कि no one ever took him as a fool, but none except his intimate friends knows he has a great deal of wit. This turn make him at once both disinterested and agreeable. चूंकि उसके अंदर दोनों गुण थे, इसलिए आप उसके लिए रुचिकर भी हो सकते हैं और अरुचिकर भी हो सकता है वो आपके लिए। माने यू कैन रिसीव हिम एग्रीएबल एंड डिसएग्रीएबल बोथ। आप उसमें इंटरेस्ट ले भी सकते हैं और आप उसमें इंटरेस्ट ना भी लें, आप उसको पसंद भी करें या ना पसंद करें, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि न तो उसको आप पूरी तरीके से बेवकूफ़ समझ सकते हैं और न तो उसको पूरी तरीके से बुद्धिमान समझ सकते हैं। आप उसे बहुत बुद्धिमान इसलिए नहीं समझ सकते हैं क्योंकि जिस कार्य के लिए उसको भेजा गया वो कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब बहुत बुद्धिमान तो नहीं है। लेकिन बहुत बेवकूफ़ भी नहीं है, इसलिए कि वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करके अपने पिताजी को मैनेज कर लेता है। राइट? तो रिचर्ड स्टील इज सेइंग कि यू कैन टेक इंटरेस्ट इन हिम
He can be accepted as agreeable and disagreeable as well. Okay? You can be interested in his personality and not interested equally in his personality. आप उसमें रुचि लें या ना लें, ये आपकी निजी मर्जी पर डिपेंड करता है. As few of his thoughts are done from business, they are most of them fit for conversation. उसके कुछ विचार व्यवसाय से लिए गए हैं, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए उसके कुछ विचार हैं. दे आर मोस्ट ऑफ देम फिट फॉर कन्वर्सेशन. उसकी बातें करना उसके नॉलेज के लिए एकदम फिट है. राइट? बातचीत करने के लिए उसके लिए सबसे अच्छा है कि ही यूज टू टॉक ऑन बिजनेस. उसके कुछ विचार हैं व्यवसायों से संबंधित, बिजनेस से संबंधित. उस पर बात करना शायद सबसे उचित होगा. ही इज अ मैन ऑफ दिस थॉट. वो इस विचार का व्यक्ति है और इस विचार पर उसकी अच्छी पकड़ भी है. किस तरीके के थॉट्स पर? बिजनेस के थॉट्स पर. राइट? हिज टेस्ट फॉर बुक्स इज ए लिटिल टू जस्ट फॉर द एज ही लिव्स इन. एक स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है वो किताबों में होता है. रिचर्ड स्टील कहता है, और आप जानते भी हैं, कि एक स्टूडेंट्स की जो सबसे अधिक लाइकिंग होती है, सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसे कुछ, तो वो होती हैं किताबें. सबसे बड़ा गहना एक विद्यार्थी की, अगर विद्यार्थी के कमरे में 10 ठो फ़ोन रखे हुए हैं, तमाम सुख सुविधाओं की वस्तुएं रखी हुई हैं, मेरे ख्याल से वो उसके कमरे का श्रृंगार नहीं हो सकती हैं. एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा जो श्रृंगार है, सबसे बड़ा जो गिफ्ट है, दैट इज़ बुक. तो एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते डेफिनेटली इसकी भी लाइकिंग्स होंगी बुक्स को लेकर के. रिचर्ड स्टील कहता है हिज टेस्ट फॉर बुक इज लिटिल. पहली चीज तो किताबों में उसे बहुत कम रुचि है, बहुत वो किताबों में रुचि नहीं रखता, और जो रखता भी है द टू जस्ट फॉर द एज ही लिव्स इन. तो जिस युग में वो जी रहा है उस तरह की जो किताबें हैं, उसके जो इंटरेस्ट की किताबें हैं, उनमें वो रुचि लेता है. राइट? क्लियर? जैसे अभी जनरेशन आजकल चल रही है, तमाम पुराने लोग उन पे आरोप लगाएंगे कि यार ये आजकल के लड़के पता नहीं कौन सा गाना सुनते हैं, समझ में नहीं आता है, हुआ हुआ करते रहते हैं. लेकिन लड़कों को क्या है, वो पुराने ज़माने के जो मुकेश के गाने, रफ़ी के गाने और किशोर कुमार के गाने ज़रूरी नहीं कि पसंद करें. दे लाइक द थिंग्स ऑफ दियर ओन एज, ओन टाइम. उनको अपने टाइम की चीज़ें जो उस टाइम पे फैशन में है, जो उस टाइम रनिंग हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें उनको पसंद होती हैं. राइट? तो इसलिए वो कहता है कि हिज टेस्ट फॉर बुक इज लिटिल टू जस्ट फॉर द एज ही लिव्स इन. राइट? उसकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है. राइट? कि वो हिज टेस्ट फॉर बुक्स इज लिटिल टू जस्ट फॉर द एज ही लिव्स इन. जिस युग में वो रहता है उनकी किताबें उसको ज़्यादा पसंद नहीं है. वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का आदमी है. राइट? ही हैज़ रेड ऑल. उसने बहुत कुछ पढ़ा, सब पढ़ डाला है, तमाम सारी स्टडीज उसने की हैं. राइट? लेकिन बट अप्रूव्स ऑफ वेरी फ्यू. लेकिन अनुमोदन बहुत कम का करता है, अप्रिशिएट बहुत कम को करता है, स्वीकार बहुत कम को करता है. पढ़ा तो उसने बहुत है, बहुत सारी बुक्स की स्टडी कर डाली, लेकिन उस बुक्स के जो विद्वान हैं, उन विद्वानों को वो स्वीकार बहुत कम कर पाता है. जरूरी नहीं कि सबकी बातों को वो स्वीकार ही करे, सबकी बातों को वो मान ही ले. ओके? उनमें जो विचार भरे हुए हैं उन पुस्तकों में, उन पुस्तकों के विचारों को वो हमेशा ही मानता नहीं है. राइट? तो ये भी आज की जनरेशन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो लड़के थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, बाहर और रहते हैं हॉस्टल वगैरह में,
तो वो किसी दूसरे की बात हरगिज नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि वॉट दे आर सेइंग on the certain platform where they are standing, that is the firm and concrete and always right. उनको लगता है जहां हम खड़े हैं यही सही है, जो उनका स्टैंड है वही सही है, उनकी बातें ही सही हैं। इसलिए वो दूसरों की बातों को सुन भी लेंगे तो कभी भी उनका अनुमोदन नहीं करेंगे, कभी भी उनकी स्वीकार्यता उनके पास नहीं होगी। वो हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखेंगे। ओके, इसलिए रिचर्ड स्टील कहता है कि ही हैज रेड ऑल बट अप्रूव्स ऑफ वेरी फ्यू, हिज फेमिलियरिटी विद द कस्टम्स, मैनर्स, एक्शंस एंड राइटिंग्स ऑफ एंशिएंट। कहता है कि उसका जो इंटरेस्ट है, हिज फेमिलियरिटी, उसका जो परिचय है, हिज लाइकिंग विद द कस्टम्स, मैनर एंड एक्शंस एंड राइटिंग, संस्कृति, सभ्यता, आचरण, जीवन, तौर तरीका, लेखन, साहित्य, सब चीज़ें जो उसे पसंद हैं वो एंशियंट्स की पसंद है, पुराने ज़माने की पसंद है। ही डोंट लाइक द थिंग्स रनिंग इन हिज एज। जो चीज़ें उसके अपने युग में चल रही हैं, जिस टाइम पे वो है, तो उन चीज़ों को वो बहुत पसंद नहीं करता। उसको पुराने ज़माने की चीज़ें, जो पुरानी संस्कृति की चीज़ें हैं, चाहे पुरानी राइटिंग्स हों, चाहे पुराने तौर तरीके, एक्शंस हों, मैनर्स, पहले के आचरण, कस्टम्स, रीति रिवाज, परंपराएं हों, तो वो सारी चीज़ें उसे क्या हैं, एकदम पहले की पसंद है, एंशियंट टाइम की पसंद है। एंड मेक्स हिम वेरी डेडिकेट ऑब्जर्वर ऑफ व्हाट अकर्स टू हिम इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। और इसलिए वर्तमान के युग में जो चीज़ें चल रही हैं उनको बहुत ध्यान से देखता है, राइट, कि किस तरीके से द थिंग्स रनिंग टुडे आर डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड, किस तरीके से जो चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स ऑफ ओल्ड, वो पहले की चीज़ों से किस तरीके से अलग हैं, राइट। ही इज़ एन एक्सीलेंट क्रिटिक, बहुत अच्छा आलोचक है वो। क्रिटिक कौन होता है डियर स्टूडेंट्स? क्रिटिक का मतलब वो व्यक्ति जो चीज़ों के सभी पक्षों को सही ढंग से रख सके। व्हाट इज़ राइट इन द थिंग एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन द थिंग, व्हाट इज़ नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग, व्हाट इज़ पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ ए सर्टेन फिनोमेना एंड व्हाट इज़ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दैट थिंग। तो किसी चीज़ के जो हर पक्ष का अध्ययन करके उसको व्यक्त करने वाला व्यक्ति होता है वो क्रिटिक होता है। जैसे कोई किताब है आपको, तो उस किताब का क्रिटिसिज्म करना है आपको, तो उसमें जितनी अच्छाइयाँ, जितनी बुराइयाँ, जो सकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक पक्ष है, सब चीज़ें अगर आप रखते हैं तो उसको क्रिटिक कहा जाता है। तो इस फन में वो माहिर था। ही इज़ एन एक्सीलेंट क्रिटिक एंड द टाइम ऑफ द प्ले इज हिज आवर ऑफ बिजनेस। और खेलते वक्त वो तमाम सारी बातें करता था। एंड टाइम ऑफ द प्ले इज हिज आवर ऑफ बिजनेस, उसकी काम का समय ही उसका खेलने का समय होता था, राइट। माने जब उसके काम का समय होता था तो उस टाइम वो खेलता था। एग्जैक्टली एट 5 ही पासेस थ्रू, ठीक 5 बजे। कितने बजे स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली एट 5 ही पासेस थ्रू न्यू इन, ठीक 5 बजे वो नई वाली सराय से होते हुए क्रॉसेस थ्रू रसेल कोर्ट, रसेल कोर्ट पहुंच जाता था जहां वो खेलता था। ओके, ये उसके खेलने की जगह है। तो ठीक 5 बजे वो कहाँ से होकर के न्यू इन को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंच जाता था? रसेल कोर्ट एंड टेक्स टर्न एट विल्स टिल द प्ले बिगिंस। और जब विल्स तक पहुंचता था मुड़ करके, वहां से रसेल कोर्ट से मुड़ करके जब वो विल्स तक पहुंचता था, तो ठीक उस समय पहुंचता था जब खेल क्या हो चुका होता था? स्टार्ट हो चुका होता था। ओके, ही हैज़ हिज शूज रब्ड्स, अपने जूते उते एकदम चमका के जाता था। एंड हिज पेरिविंग
पाउडर एट द बार्बर्स एज यू गो इनटू रोज। एक बढ़िया नाई की दुकान में जा कर के चेहरे पे पाउडर उडर लगा लेता था, तब जाता। देखिए ये भी स्टूडेंट्स एक प्रकार का सटायर है कि स्पोर्ट्समैन के लिए जूते चमकाना या नाई की दुकान पे चेहरा चमकाना महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये तो किसी शूटिंग करने वाले अभिनेता के लिए है, कोई मॉडलिंग थोड़ी करनी है। स्पोर्ट्समैन को हमेशा अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, बहुत फैशन पे न जा कर के अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे। लेकिन वो खेलने से पहले बढ़िया पाउडर उडर एकदम लगा करके मस्त एकदम जूते उते एकदम पॉलिश वॉलिश करके जाता था, साफ उफ करके। इट इज़ फॉर द गुड ऑफ द ऑडियंस व्हेन ही इज़ एट द प्ले। जब वो खेल में रहता था, खेलता रहता था, तो ये ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होता था जो खेल को देखने जाते थे। इसलिए कि फॉर द एक्टर्स हैव एन एम्बिशन टू प्लीज हिम। क्योंकि क्योंकि एक अभिनेता का जो पहला लक्ष्य होता है वो अपने दर्शकों को खुश करना होता है। तो वो इस तरीके से खेलता था कि उसके जो ऑडियंस होते थे, उसको जो देखने वाले श्रोतागण होते थे, उन सबको उसको देख के बड़ा मज़ा आता था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस लेक्चर को। तो ये 2 मेंबर्स मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिए रिचर्ड स्टील के द स्पेक्टेटर क्लब के। ओके, थर्ड कैरेक्टर को, थर्ड मेंबर की हम लोग स्टडी अब करेंगे, बट वी हैव टू वेट फॉर द डे टुमारो। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।